हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लेसन 3 रीड करेंगे। लेसन 3 है भारत में कंपनी राज्य का विस्तार। तो शुरू करते हैं। जिस समय अंग्रेज भारत के उत्तर पूर्वी भाग में अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, यानी कि अपना शासन बढ़ा रहे थे, उसी समय दक्षिण भारत के मैसूर, हैदराबाद तथा मराठा राज्य के शासक अपनी आपसी युद्ध में व्यस्त थे। देश के शासक प्राय अपनी सीमा के विस्तार या उत्तराधिकार के लिए संघर्षरत थे। जो राजा या शासक अपने को कमजोर समझते वे अंग्रेजों की शरण में चले जाते। जो शासक अंग्रेजों से मदद मांगने के लिए जाते उन्हें अंग्रेज सैनिक मदद देते। अंग्रेज बदले में उस व्यक्ति से जीते हुए राज्य का कुछ भाग व अन्य रियायतें लेते। भारतीय शासक अंग्रेजों के हाथ कठपुतली बनकर रह गए। अंग्रेज लगभग 90 वर्षों में, यानी कि 1764 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक भारत के अधिकांश हिस्सों पर राज्य करने लगे। अब सोचकर बताइए कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत व्यापार करने आई थी, कैसे इतने बड़े देश पर अपना राज्य व अधिकार बढ़ा सकी। अंग्रेजों ने विभिन्न नीतियों के अंतर्गत, जैसे कि वेलेजली की सहायक संधि नीति, डलहौजी की विलय नीति, कुशासन का आरोप लगाकर राज्य हड़पना, युद्ध में पराजित करके शासकों से लाखों रुपए वार्षिक लेना व फूट डालो और राज करो जैसी कूटनीति के जरिए भारत के राज्यों को कंपनी राज्य में मिलाया। मैसूर विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात ही मैसूर राज्य ने अपनी स्वाधीनता को बनाए रखा था। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में हैदर अली ने, देख सकते हैं यह है हैदर अली, तो हैदर अली ने मैसूर की सेना में एक साधारण अधिकारी के रूप में कार्य प्रारंभ किया। शीघ्र ही वह अपनी कुशाग्र बुद्धि द्वारा सेना में उच्च पद तक पहुंच गया। 1761 ईस्वी में उसने मैसूर राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। उसने बिदनूर, सुदा, सेदा, कन्नड़ और मालाबार के इलाकों को जीत लिया। मालाबार की जीत से हैदर अली की सत्ता का समुद्र तट तक विस्तार हो गया। इससे अंग्रेजों का आशंकित होना स्वाभाविक था। दोनों के मध्य संघर्ष अवश्यंभावी था। अतः 1767 से 1799 ईस्वी के मध्य मैसूर एवं अंग्रेजों में निम्नलिखित 4 युद्ध हुए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी तक। हैदर अली को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अंग्रेजों ने हैदर अली के विरुद्ध निजाम, मराठों और कर्नाटक के नवाब का एक सम्मिलित मोर्चा बनाया, किंतु हैदर अली विचलित नहीं हुआ। उसने मराठों को धन देकर तथा निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया। इसके पश्चात उसने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। 1.5 वर्ष तक युद्ध होता रहा। हैदर अली ने मद्रास यानी कि चेन्नई को घेर लिया। 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को हैदर अली तथा अंग्रेजों के मध्य संधि हो गई। इस संधि के द्वारा जीते हुए प्रदेशों को एक दूसरे को लौटा दिया गया तथा विपत्ति में एक दूसरे की सहायता करने का भी वचन दिया गया। तो यहाँ देख सकते हैं ये जो है 18वीं सदी का जो है भारत है। यहाँ पर ये जो है मराठों का यहाँ राज्य है। यहाँ देख सकते हैं परवर्ती मुगल लोगों का मुगल साम्राज्य है। तो यहाँ आप इसे देखकर समझ सकते हैं। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1780 ईस्वी से 1784 ईस्वी तक। 1771 ईस्वी में मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण कर दिया, परंतु 1769 ईस्वी में हैदर अली एवं अंग्रेजों के मध्य हुई संधि के अनुसार अंग्रेजों ने हैदर अली की सहायता नहीं की। इससे हैदर अली ने निजाम तथा मराठों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाया। जुलाई 1780 ईस्वी में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया तथा कर्नल बैली के अधीन अंग्रेजी सेना को पराजित कर अकाट जीत लिया। इसी बीच अंग्रेजों ने निजाम तथा मराठों को हैदर अली से अलग कर दिया। हैदर अली ने इस स्थिति का सामना किया, परंतु नवंबर 1781 ईस्वी में वह पराजित हुआ। 1782 ईस्वी में हैदर अली ने अंग्रेजों को बुरी तरह हराया। 6 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर अली की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने राज्य का उत्तरदायित्व संभाला। टीपू ने 1 वर्ष तक युद्ध जारी रखा। अंत में दोनों पक्षों में मार्च 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि हुई और दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रांत लौटा दिए। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी में हुआ। अंग्रेजों का मैसूर के विरुद्ध तीसरा टकराव 1790 ईस्वी में हुआ। टीपू कोचीन रियासत को अपने अधीन मानता था। त्रावणकोर के महाराजा ने डचों से कोचीन रियासत में स्थित जैकोटे तथा क्रगानूर मोल लेने का प्रयत्न किया था, जिसके कारण टीपू ने आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों ने त्रावणकोर के राजा के पक्ष में टीपू पर आक्रमण किया। अंग्रेजी सेना वेल्लोर तथा अंबूर से होती हुई बंगलौर तक पहुंच गई, जिसे उसने मार्च 1791 ईस्वी में जीत लिया। अंग्रेजी सेना श्रीरंगपट्टम तक पहुंच गई। अंग्रेजों ने कोयम्बटूर भी जीत लिया, परंतु शीघ्र ही वे पुनः उसे हाथ से खो बैठे। मराठा तथा निजाम की सहायता से उन्होंने पुनः
श्रीरंगपट्टम की ओर चढ़ाई की। टीपू ने इसका कड़ा विरोध किया। जब टीपू ने देखा कि युद्ध जारी रखना असंभव है तो उसने 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टम की संधि कर ली। इस संधि के अनुसार उसे अपने राज्य का आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। इसके अंतर्गत अंग्रेजों को 12 महल, डिंडीगुल तथा मालाबार मिला। टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में भी देना पड़ा। युद्ध के इस दौर में टीपू की बहुत क्षति हुई। वह अपने राज्य को पूर्णतः समाप्त होने से बहुत कठिनाई से ही बचा पाया। उसके बाद चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ। 1798 ईस्वी में भारत में लॉर्ड वेलेस्ली आया, जो एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था। लॉर्ड वेलेस्ली ने देसी राजाओं को अपने अधीन करने की योजना बनाई। उनकी यह योजना सहायक संधि कही जाती है। तो यहाँ देख सकते हैं, रेजिडेंट राज्य का भ्रमण करते हुए सहायक संधि के अंतर्गत देसी राजाओं पर यह दबाव डाला गया कि वे अंग्रेजों के संरक्षण में आ जाएं और उसके बदले में अंग्रेजी राज्य उनकी आंतरिक सुरक्षा एवं बाह्य शक्तियों से रक्षा करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेगा। इस संधि को स्वीकार करने वाले शासकों को कंपनी का आधिपत्य स्वीकार करना था। इन शासकों को अपने खर्चे पर अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी रखनी पड़ती थी। खर्च वहन न कर पाने की स्थिति में अपने राज्य का कुछ भाग कंपनी को देना पड़ता था। कंपनी की अनुमति के बिना उन्हें किसी से भी युद्ध अथवा संधि करने का अधिकार नहीं था। उन्हें अपनी राजधानी में कंपनी सरकार का रेजिडेंट रखना पड़ता था, जो राज्य पर निगरानी रखता था। इस नीति के अंतर्गत अंग्रेजों ने मैसूर, तंजौर, सूरत, कर्नाटक तथा हैदराबाद पर कब्जा किया। वेलेस्ली ने यह निश्चय किया कि या तो टीपू का अस्तित्व पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए अथवा उसे अपने अधीन बना लिया जाए। इसके लिए उसने टीपू सुल्तान पर यह दोष लगाया कि वह निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है और विभिन्न देशों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध व्यवहार कर रहा है। ये सभी आरोप उसके उद्देश्य पूर्ति के लिए पर्याप्त थे। अप्रैल 1799 ईस्वी में उसने टीपू के विरुद्ध अभियान आरंभ कर दिया। मई 1799 ईस्वी को अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम का दुर्ग जीत लिया। टीपू बहादुरी के साथ लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। मैसूर पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया। दक्षिण भारत के इतिहास में टीपू का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। उसने अपनी वीरता, साहस तथा आत्माभिमान को कभी नहीं छोड़ा और वेलेस्ली की सहायक संधि का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। उसकी एक प्रिय उक्ति थी कि एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं। इस उक्ति का पालन करते हुए वह श्रीरंगपट्टम के द्वार पर लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। मराठों से संघर्ष। मुगल साम्राज्य की पतन अवस्था में मुगलों की केंद्रीय सत्ता निर्बल तथा प्रभावहीन हो चली थी। उधर मराठा संघ, जिसमें नागपुर के भोंसले, बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर तथा ग्वालियर के सिंधिया मुख्य सरदार थे तथा जिनका प्रमुख पेशवा होता था, उन्होंने उत्तर भारत की ओर अपना प्रभाव विस्तृत कर लिया था। परंतु अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने, जो भारत पर अधिकार करना चाहता था, मराठा संघ की सेनाओं को सन 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित किया, जिससे मराठा शक्ति बहुत क्षीण हो गई। मराठों के प्रमुख नेताओं का ध्यान अब पूना यानी कि पुणे पर केंद्रित होने लगा और पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री पद पाने के लिए उनमें आपसी होड़ होने लगी। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि अंग्रेजों को मराठा सरदारों के आपसी कलह का लाभ उठाने का अवसर मिल गया। सन 1772 ईस्वी में पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद उसका चाचा रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था, परंतु उसने पद की लालसा में अपने भाई के बेटे नारायण राव का वध करवा दिया। उसके इस कार्य से मराठा नाराज हो गए। नारायण राव के नवजात पुत्र को पेशवा की गद्दी पर बैठा दिया। उसकी सुरक्षा और शासन संचालन के लिए नाना फडणवीस की देखरेख में एक संरक्षण परिषद का गठन किया। रघुनाथ राव अंग्रेजों की शरण में चला गया और उसने अंग्रेजों से सहायता मांगी। वे इसके लिए ही तैयार बैठे थे। अंग्रेजों और मराठों के बीच प्रथम मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी में हुआ, जो 7 वर्षों तक चला, किंतु नाना फडणवीस के कुशल नेतृत्व तथा मराठों की सैन्य शक्ति के आगे अंग्रेजों को अधिक सफलता न मिल सकी। अंत में सालबाई नामक स्थान पर सन 1782 ईस्वी में दोनों पक्षों के बीच संधि हो गई। इसके अनुसार नारायण राव के नवजात पुत्र को पेशवा स्वीकार कर लिया गया। सन 1800 ईस्वी में फडणवीस की मृत्यु हो गई और मराठों पर आपसी संघर्ष के बादल मंडराने लगे। मराठों ने वेलेस्ली की सहायक संधि से अपने को दूर रखा था, किंतु नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद सिंधिया, होलकर तथा पेशवा बाजीराव द्वितीय में प्रमुख शक्ति बनने के लिए आपस में संघर्ष प्रारंभ हो गया। होलकर ने पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा सिंधिया की सेनाओं को पराजित कर दिया और पूना पर अधिकार कर लिया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने भागकर अंग्रेजों की शरण ली। अंग्रेजों ने सहर्ष पेशवा की सहायता करना स्वीकार किया।
सहायता देने के पूर्व अंग्रेजों ने उसे सहायक संधि स्वीकार करने को बाध्य किया, जिसके परिणाम स्वरूप पेशवा का एक अधिकार समाप्त हो गया। परंतु भोंसले तथा सिंधिया को यह अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के विरुद्ध द्वितीय मराठा युद्ध 1803 ईस्वी में की घोषणा कर दी, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। अंग्रेजों ने उन्हें अपमानजनक संधियां करने के लिए विवश कर दिया। सिंधिया को अंग्रेजों के साथ सुरजी अर्जुन गांव की संधि तथा भोंसले को अंग्रेजों के साथ देवगांव की संधि करनी पड़ी। संधि के तहत दोनों मराठा सरदारों को अपने राज्य का काफ़ी हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा और उन्होंने अपने अपने राज्य में अंग्रेज रेजिडेंट रखना स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात कंपनी ने होलकर के विरुद्ध तृतीय मराठा युद्ध 1804-1805 ईस्वी में छेड़ दिया, जिसमें अंग्रेज सफल रहे। दोनों के बीच राजपुर घाट 1806 ईस्वी की संधि हो गई। यद्यपि मराठों की शक्ति कमजोर हो गई थी, फिर भी वे अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए संयुक्त मोर्चा बनाने को तैयार थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने पूना स्थित अंग्रेज रेजिडेंट तथा नागपुर स्थित रेजिडेंसी पर आक्रमण कर दिया। यह मराठों पर अंग्रेजों के बीच का अंतिम युद्ध था, जो चतुर्थ मराठा युद्ध 1817 ईस्वी के नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध में मराठों की सम्मिलित सेना अंग्रेजी सेना से हार गई। सिंधिया और होलकर के अधीन राजपूताना राज्य अंग्रेजी राज्य के अधीन हो गए। जो राज्य पूर्णतः अंग्रेजी शासन के अंतर्गत नहीं थे, वे भी अप्रत्यक्ष रूप से उनके नियंत्रण में थे। बाजीराव द्वितीय का पूना प्रदेश अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय को 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन पर कानपुर के निकट बिठूर में भेज दिया। डलहौजी की विलय नीति। सहायक संधि नीति द्वारा जिस तरह वेलेस्ली ने भारत के अनेक राजाओं को अपने नियंत्रण में कर लिया था, उसी प्रकार लॉर्ड डलहौजी ने भी राज्यों को हड़पने की एक नीति बनाई। इस नीति के अंतर्गत उसने यह नियम घोषित किया कि भारत के जिन जिन राजाओं को कोई पुत्र न हो, वे अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी को गोद नहीं ले सकते थे। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार प्रत्येक संतानहीन व्यक्ति को गोद लेने का अधिकार प्राप्त है, किंतु डलहौजी ने अंग्रेजी राज्य के अधीन किसी संतानहीन भारतीय नरेश को गोद लेने का अधिकार निषेध कर दिया। इस नीति के अंतर्गत सतारा, नागपुर, उदयपुर, जैतपुर, बघाट, संबलपुर तथा झांसी के राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी ने यह भी नीति अपनाई कि भारतीय नरेशों को दी जाने वाली पेंशन तथा उपाधियों से भी वंचित कर दिया जाए। कर्नाटक के नवाब और तंजौर के राजा तथा नाना साहब की पेंशन और उपाधियां समाप्त कर दी गईं। आइए दी गई तालिका में अन्य भारतीय शासकों के द्वारा अंग्रेजों से हुए युद्ध तथा उसके परिणामों के बारे में जानें। तो अंग्रेजों का अवध, बनारस, रुहेलखंड तथा पिंडारियों से युद्ध। तो अवध में जो है सन 1856 ईस्वी में किसके बीच? लॉर्ड डलहौजी तथा नवाब वाजिद अली शाह के बीच लड़ा गया। युद्ध और विलय के क्या कारण थे? नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन एवं अकर्मण्यता का आरोप लगा। इसका परिणाम क्या हुआ? अवध राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। संधि और प्रस्ताव। फैजाबाद संधि हुई। अंग्रेजों को 22.5 लाख रुपए कर के रूप में दिए गए। नवाब को कलकत्ता में नज़रबंद कर दिया गया और उसे जीवन निर्वाह के लिए 12 लाख रुपए सालाना पेंशन दी गई। रुहेलखंड 1773 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स तथा रुहेल सरदार हाफिज रहमत खां के बीच। रुहेला सरदार द्वारा अवध के नवाब को 40 लाख रुपए देने से मना कर देना। इसका परिणाम हाफिज रहमत खां मारे गए। रुहेलखंड के अधिकांश भाग को अवध राज्य में मिलाना, शेष भाग पर रामपुर की रियासत स्थापित होना। उसके बाद बनारस में 1780 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स तथा राजा चैत सिंह अंग्रेजों द्वारा फैजाबाद संधि को तोड़ना तथा अधिक धन घुड़सवार बंदूकची की मांग मना करने पर चैत सिंह को 50 लाख रुपए का जुर्माना। दोनों के बीच संघर्ष हुआ। हेस्टिंग्स द्वारा विद्रोह का दमन कर दिया गया। प्रस्ताव। चैत सिंह के भतीजे को राजा बनाया गया। 22.5 लाख रुपए के वार्षिक कर को बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया। उसके बाद पिंडारियों से युद्ध। लूटमार करने वाले लोग 1816-1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स तथा पिंडारी के अमीर खां, करीम खां, वासिल मोहम्मद तथा चीतू। पिंडारियों के छापामार युद्ध से परेशान होकर बहुत से पिंडारी मारे गए। अमीर खां ने अंग्रेजों की शरण ली, उसे टोंक की जागीर प्रदान कर दी। करीम खां ने भी अंग्रेजों की शरण ली, उसे गोरखपुर जिले में गौस की जागीर मिली। अंग्रेजों का नेपाल तथा बर्मा यानी कि म्यांमार से युद्ध। युद्ध कब हुआ? नेपाल से युद्ध सन 1814 ईस्वी में और 1816 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स और गोरखा के बीच में। युद्ध
सन 1814 ईस्वी में गोरखों द्वारा अंग्रेजों के अधीन बस्ती जिले के निकट शिवराज और वुटवल क्षेत्रों पर अधिकार। इसका परिणाम हुआ कि अंत में गोरखे पराजित हुए। सीधे प्रस्ताव 1816 ईस्वी में सिगौली की संधि। अंग्रेजों को कुमायूं गढ़वाल क्षेत्र, हिमालय पर्वत का तराई क्षेत्रों में मिलना, गोरखों द्वारा सिक्किम पर अधिकार छोड़ना, नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक अंग्रेज रेजिडेंट रहने लगा। बर्मा का प्रथम युद्ध 1824 ईस्वी में 1826 ईस्वी में हुआ। लॉर्ड एमहर्स्ट और बर्मा के बीच में बर्मा द्वारा अंग्रेजों से चटगांव, ढाका, मुर्शिदाबाद तथा कासिम बाजार क्षेत्र की मांग। अंग्रेजों की विजय, यंगून पर अधिकार। 1826 ईस्वी में यान्डबू की संधि। अंग्रेजों को अराकान तथा तनासरीन के प्रदेश प्राप्त हुए। मणिपुर को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। बर्मा और अंग्रेजों के मध्य व्यापारिक समझौता हो गया। उसके बाद बर्मा का दूसरा युद्ध 1852 ईस्वी में हुआ। लॉर्ड डलहौजी तथा बर्मा के बीच में अंग्रेजी व्यापारियों द्वारा सरकार के नियमों का उल्लंघन किया गया और इसका परिणाम क्या हुआ कि बर्मा पराजित हुआ। मर्तबान और यंगून पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। बर्मा का समूचा दक्षिणी भाग अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। अंग्रेजों का अफगान, सिंध तथा सिखों से युद्ध। तो इनका युद्ध हुआ। अफगान से युद्ध सन 1838 ईस्वी में और 1842 ईस्वी में। लॉर्ड ऑकलैंड तथा अफगान के बीच में। इसका कारण ये था कि अंग्रेजों को रूसी आक्रमण का भय, क्योंकि रूस एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ा रहा था। इसका परिणाम ये हुआ कि अंग्रेजों को भारी क्षति हुई और उन्होंने संधि यानी कि प्रस्ताव भेजा। शाह शुजा, रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच एक त्रिपक्षीय संधि हुई। इसमें शाह शुजा को अफगानिस्तान की गद्दी पर बिठाना तय हुआ। दूसरा सिंध युद्ध 1843 ईस्वी में। लॉर्ड एलनबरो तथा सिंध के शासक इसके युद्ध के कारण थे। अंग्रेजों द्वारा सिंध प्रांत को अपने राज्य में मिलाने पर सिंध के अमीर पराजित हुए। सिंध प्रांत को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। प्रथम सिख युद्ध 1845 ईस्वी में और 1846 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग तथा सिखों के बीच लड़ा गया। सिख सेना ने सतलज नदी पार करके अंग्रेजी राज्य पर आक्रमण किया। सिख सेना पराजित हुई। पंजाब के कुछ विश्वासघाती सेना नायक अंग्रेजों से जा मिले थे। लाहौर में संधि हुई 1840 ईस्वी में, उन्हें करनी पड़ी। जालंधर तथा सतलज और व्यास नदियों को दोआब राज्य में मिला लिया गया। युद्ध के हार जाने के रूप में सिखों को 1.5 करोड़ रुपया देना पड़ा। इस धनराशि को न दे पाने के कारण पंजाब राज्य का जम्मू कश्मीर भाग गुलाब सिंह को बेचना पड़ा। द्वितीय सिख युद्ध हुआ लॉर्ड डलहौजी और सिख के बीच में 1848 ईस्वी में और 1849 ईस्वी में। अंग्रेजों द्वारा सिखों के मुल्तान के दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया। सिख सेना अंग्रेजों से पराजित हो गई। अंग्रेजों का 1849 ईस्वी में पंजाब पर पूर्ण अधिकार हो गया। अंग्रेजों की सफलता के क्या कारण रहे? तो भारत में अंग्रेजों की सफलता में अनेक कारक जो हैं सहायक सिद्ध हुए। तो भारत में अंग्रेजों की विजय बंगाल से शुरू हुई। बंगाल एक अत्यंत उपजाऊ भूभाग था। वहाँ शासन स्थापित हो जाने से उन्हें राजस्व का लाभ तो मिला ही, साथ ही उनका व्यापार भी बढ़ा। इससे कंपनी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। यहाँ देख सकते हैं ये जहाजी बेड़ा है जिसमें वो अपना सामान ले जाया करते थे। अंग्रेजों की सैन्य शक्ति बहुत उन्नत थी। उनके सैनिक अपेक्षाकृत अधिक कुशल एवं प्रशिक्षित थे। उनके पास शस्त्र न केवल प्रचुर मात्रा में थे बल्कि वे उच्च तकनीक पर भी आधारित थे। उनके पास जहाजी बेड़ा था लेकिन भारतीयों के पास उसका अभाव था। ये जहाजी बेड़े इंग्लैंड से आते रहते थे, इस कारण उनके पास रसद एवं सैनिकों का कभी भी अभाव नहीं रहता था। देख सकते हैं ये ब्रिटिश कालीन चांदी का सिक्का है जिसमें महारानी विक्टोरिया की तस्वीर बनी है सन 1862 ईस्वी की। ये लॉर्ड वेलेस्ली हैं। अंग्रेज जो है अधिकारी कूटनीति का सहारा लेकर भारत में शासन करते रहे, जैसे कि वेलेस्ली की सहायक संधि नीति व डलहौजी की विलय नीति। उन्होंने फूट डालो और राज करो की कूटनीति भी मनवाई। भारत में एक कुशल नेतृत्व का अभाव था। राजा आपस में लड़ते रहते थे। दो शासकों में जब कभी कोई संघर्ष या विवाद होता था तो वे एक पक्ष की सहायता करके दूसरे को पराजित करते थे और उचित अवसर पाने पर अपने पक्ष वाले शासक के भी विरुद्ध हो जाया करते थे। शब्दावली में यहाँ पर शब्द है पिंडारी। पिंडारी जो है लुटेरों का एक दल था जिसमें हिंदू एवं मुसलमान दोनों शामिल थे। रेजिडेंट सहायक संधि स्वीकार करने वाले देशी राज्यों के दरबार में रहने वाला ब्रिटिश सैन्य अधिकारी। तो ये था आपका लेसन 3। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स के साथ।
If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.